ऊपर 700 आ रहे हैं, डन हो गया, ठीक है ना। तो आप पहले क्या कर रहे थे, पहले आप फिर वही टोटलिंग कर रहे थे। अब टोटलिंग कर रहे थे तो यहाँ पर ये भी इसका टोटल इस तरह से आ रहा था। नहीं भाई नहीं, आपकी कॉस्ट थी 34,000। जब आपने 1 बाय 1 चेक किया तो राइट डाउन करके टोटल इन्वेंट्री आपकी जो बैलेंस शीट में अब जानी है वो आ गई है 29,600। यानी आपने अपनी इन्वेंट्री को, टोटल इन्वेंट्री 34,000 को उठाकर आपने अब लेकर आप आए हैं 29,600 पे। तो राइट डाउन कितना किया है ये आपका, तो ये आपका एनआरवी लॉस है जिसने से आपकी इन्वेंट्री राइट डाउन हुई है। अब एमसीक्यू अगर आएगा ना तो ध्यान से देखना है सवाल के अंदर उसने आपसे पूछा क्या है। वो आपसे पूछ सकता है, हैं? बहुत आसान है यार, मेरी बेइज्जती कर दिया करो, ठीक है। वो बहुत आसान है लेकिन कोई बात नहीं, आप तो हर तरह से तैयारी करें। कितना है जी? 40। अब वो ये भी पूछ सकता है कितना एनआर इन्वेंट्री कितने से राइट डाउन हुई है, यानी एनआरवी लॉस कितना है। तो एनआरवी लॉस आप कहोगे 4400। वो आपसे पूछ सकता है एनआरवी किसी एक की कितनी है, तो ये एनआरवी, ये एनआरवी और ऊपर वाले की ये एनआरवी, सिर्फ एनआरवी भी पूछ सकता है, ठीक है। वो आपसे एनआरवी भी नहीं पूछे, वो आपसे एनआरवी लॉस भी नहीं पूछे, तो आपसे वो क्या पूछ सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जो बैलेंस शीट में जानी है, तो ये भी पूछ सकता है। तो ये तीनों ही रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये सवाल भी किया था भाई, हो गया था, परसों ही हो गया था। इसका फिर सोल्यूशन ही ना दे दूं, इसका फिर सोल्यूशन दे दूंगा आपको, ठीक है। ये होमवर्क में दिया था, सोल्यूशन टू बी प्रोवाइडेड, ये अब जरा याद करवा देना यार, है। अच्छा, लेकिन उससे पहले ज़रा वो सवाल जो भाई के आने से पहले हो गई थी बात, तो वो तो कर लें ज़रा, है जी। तो भाई ने तो गिला कर लिया हमारे साथ। भाई मेरे चांद, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, क्या कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना अंडर IAS 16 क्या ये पॉलिसी चेंज है या नहीं है? अगली बात नहीं पढ़नी, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ये चेंज इन एस्टीमेट नहीं है, ये चेंज इन पॉलिसी है। अब यहाँ पे आके बंदा सोचता है अगर पॉलिसी चेंज है तो चेंज इन पॉलिसी की तो ट्रीटमेंट है रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, तो क्या मतलब हम IAS 16 में सारी जिंदगी गलत करते रहे हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, हैं जी, ये तो गड़बड़ हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, असल में मामला ये है कि है ये चेंज इन पॉलिसी ही, लेकिन IAS 8 कहता है इस चेंज इन पॉलिसी को ट्रीट करना है जैसे IAS 16 ने कहा है, और IAS 16 ने जो कहा था वो हमने पढ़ा हुआ है। यानी दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बट दिस इज नॉट ट्रीटेड अंडर IAS 8, दिस इज ट्रीटेड अंडर IAS 16, और उसमें फिर वो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं करते थे, ठीक है। ये MCQs के लिए बड़ा ही कीमती पॉइंट, ठीक है, आ सकता है, सही है। अच्छा, सारे MCQs कर लिए तुमने? इसके नहीं किए, तभी तो कह रहे हो, कभी तो कह रहे हो, तभी तो कह रहे हो, ठीक है भाई। इसका सोल्यूशन इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। सोल्यूशन वैसे क्या है, बहुत आसान है, सोल्यूशन टू बी प्रोवाइडेड, लेकिन मेरा दिल है कि फिर ज़रा 2-4 सवाल ज़रा देख ना ले कि कैसे सवाल आ रहे हैं। आपने तो किया नहीं, थोड़ा सा ज़रा ऐसी नज़र मार लेते हैं। अच्छा, एक और आपको गुड न्यूज़ दूँ, पता नहीं आपको गुड लगे या बैड लगे, मेरे दिल में आ रही है कि इसके बाद रेशियोज स्टार्ट कर दें, हैं, रेशियोज को कर ले। रेशियोज को करने में 2 दिन लगेंगे बस, उसके बाद फिर उसका एक सवाल रोज़ किया करेंगे और साथ कुछ ना कुछ और किया करेंगे। ये ना हो बिल्कुल एंड पे रेशियोज हों और 3 दिन में मैं करा दूं और आप लोग को जी हाँ जी हो गया, मैं भी कहूँ हो गया, और वो होना भी कैसा होना है। तो रोज़ाना एक सवाल आप करेंगे, उसके अंदर एक तो रेशियोज याद होना इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। मसला क्या है, इंटरप्रिटेशन करना, तो वो थोड़ा सा पहले सिखाऊंगा, 2-4 पॉइंट्स आपकी किताब से ही पढ़ के हम बना लेंगे पॉइंट्स के, हर रेशियो के ऊपर 2-3 ऐसे मेन पॉइंट्स ये हैं। उसके बाद हर रोज एक सवाल आप किया करेंगे, ज़्यादा नहीं, एक सवाल, उसको भी मैं डिस्कस किया करूँगा, ठीक है। या 2 भी हो सकते हैं, कभी 1 कभी 2 सवाल डिस्कस किए, लेकिन करेंगे आप, क्योंकि रेशियो के सवाल में मैंने क्या करना है, रेशियोज कैलकुलेट करनी है, मैंने उसके अंदर इंटरप्रिटेशन करनी है, तो वही आप करेंगे। रेशियो सिखा दूंगा, फिर रोज एक सवाल डिस्कस करेंगे, जी ये सवाल है, अच्छा इसकी ये रेशियोज आपने निकाली, अच्छा अब आपने कमेंट किया बगैर सोल्यूशन देखे और इसमें ये बनता है, फिर आपने देखा हमने ये लिखा था सोल्यूशन में ये है, मिलती जुलती बात 70-80% ठीक है, तो वेल बेहतरीन होगा, पक्का सवाल भी आना है। ऐसे ही दिल में आई, दिल में इसलिए आई कि शायद FAR 20 नंबर भी पक्के हो जाएंगे, बाकी भी नंबर पक्के हैं बेटा, कच्चे नहीं है इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। असल में FAR 1 में CA के अंदर मैं रेशियो शुरू कर रहा था, मैंने कहा यार चलो साथ इनको भी करा देता हूँ। फिर मैंने जब सोचा तो मुझे अच्छा बड़ा लगा, ठीक है, उनको इसलिए रेशियोज
सेकंड लास्ट पे करा रहा हूँ, ईपीएस से पहले करा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस दफ़ा उसने रेशियोज में, आपका तो वैसे ही पक्का आना है, तो उनको इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाए, तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम मिल जाए, और ठीक है ना। और फिर एक ये ना बोझ भी उतर जाएगा, तो इस महीने के एंड तक इंशाल्लाह रेशियोज भी हो चुका होगा, सारे स्टैंडर्ड्स बाकी छोटे मोटे भी छान पूरा हो चुका होगा, फाइनल अकाउंट शायद हो रहा हो। नहीं नहीं याशी आप लोगों की है, सोल्यूशन टू बी प्रोवाइडेड। चलें जी, आप थोड़ा सा यूं कर लेते हैं कि ये पॉइंट नोट कर लिया भाई आपने, ठीक है, इसकी तस्वीर तो लें, लेकिन ये तो बात, वो देखो टी उत्ते ही रह गए, चले नजर तो नहीं आएगा ये, है ना, शायद अब नजर आ जाए। तो ये वैसे ही मैंने ज़रा ये यूँ असल में कहानी क्या है, ये IS-16 की बात हुई है, IS-16। और अगर आपने इधर देखो, ये मैंने सिर्फ किसके लिए लिखा है, IS-16 के लिए। अगर IS-40 के तहत कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल पे जाएं तो दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड दिस शुड बी अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है, सही है। और दूसरी बात, फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे जाना, स्टैंडर्ड तो बदला नहीं, वॉलंटरली हो सकता है, तो स्टैंडर्ड कहता है ये मैं नहीं मानता कि आप कैसे कह रहे हैं कि फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे जाना ज़्यादा रेलेवेंट, ज़्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन देगा, इसलिए ये रुख तो नज़र आएगा आपको, ये रुख नज़र नहीं आता, ठीक है, ये रुख तो नज़र आएगा आपको, ये रुख नज़र नहीं आता आपको। अगर ये एस्टीमेट चेंज होता तो कभी सवालों में यूं भी देखते कि रीवैल्यूएशन मॉडल से हम कॉस्ट पे चले गए, कभी आज तक आपने ऐसा नहीं देखा। क्यों? असल में एस्टीमेट चेंज नहीं है, पॉलिसी चेंज है। तो कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल पे आना तो ठीक था, क्योंकि वॉलंटरली आप अच्छी प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, वॉलंटरली, लेकिन वॉलंटरली आप ये नहीं कर सकते आप, ठीक है जी बेटा। IS-40 में भी, दोनों में ही होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, ये दोनों के अंदर स्पेशल केस है, ठीक है। आप IS-2 की अगर बात करें, ठीक है, तो IS-2 के अंदर आप FIFO और FCO दो मेथड्स देखते हो, ऐसे ही है, FIFO या FCO, ठीक है। अब आप FIFO पे हो, आप FCO पे भी जा सकते हो, आप FCO से FIFO पे भी आ सकते हो, ठीक है। तो ये चेंज इन पॉलिसी है और ये रिट्रोस्पेक्टिव है, इसकी एप्लीकेशन है, सवाल भी देख लिया, ठीक है। अच्छा, IS-40 का कोई सवाल नहीं ना आपने किया, चलो कोई दे दूंगा फिर, वैसे या टेस्ट में जब कभी हुआ तो टेस्ट ले ही नहीं रहा मैं आपसे। असल में ना डिफरेंट चल रहा है, शॉर्ट बैच है ना, तो टेस्ट 40 टेस्ट रहे हैं आपके, अब रोज ही टेस्ट कर रहे हो, मैंने तो आपको कोई सवाल ही नहीं कराया किट का, रोज आप करते हो। बस इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप ईमानदारी से उसको पहले खुद करो, सोल्यूशन देके किया तो क्या किया, किसको दिखाने के लिए किया, कहाँ पे कामयाबी लेने के लिए किया, ठीक है ना। अच्छा, तो चेंज इन पॉलिसी है, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, नहीं फिर पता कैसे लगता है सही है, अच्छा ठीक है। अच्छा, इसी तरह से IS-40 है, IS-40 कहता है कॉस्ट मॉडल पे या फेयर वैल्यू मॉडल पे आ सकते हो, ठीक है, या फेयर वैल्यू मॉडल रख सकते हो, ऐसे ही है। अब कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे जा सकते हो, ठीक है, और इसको भी क्या कहेंगे हम, चेंज इन पॉलिसी, और ये भी क्या होगा, रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई। मतलब कैसे अप्लाई होगा रिट्रोस्पेक्टिवली, आपको पता तो है IS-40 के अंदर हम कहते हैं डू नॉट डेप्रीशिएट, है जी, और IS फेयर वैल्यू के मॉडल में, मतलब अगर फेयर वैल्यू पे लाना है तो क्या कहते हैं, डू नॉट डेप्रीशिएट, बल्कि एसेट को उठा के ले जाओ फेयर वैल्यू पे। अब लेट्स से 4 साल पहले मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी थी और कॉस्ट मॉडल पे था, तो 4 साल से क्या करता आ रहा हूँ, डेप्रीशिएट, ठीक है। खान साहब ने पहली छुट्टी की है, तो तुम जगह तब्दील कर रहे हैं थोड़ी देर में, कैमरा जरा दूर हो रहा है। अच्छा ठहर जाओ, अभी ठहर जाओ, क्या कह रहा हूं मैं, 4 साल से मैं एसेट यूज कर रहा था और कॉस्ट मॉडल था तो डेप्रीशिएट करता आ रहा था। आज 5वें साल में मैंने कहा जी मैंने फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना है, स्टैंडर्ड कहता ठीक है जाओ, पर 4 साल से डेप्रीशिएशन चार्ज जो की थी उसको रिवर्स करके और 4 साल से फेयर वैल्यू गेन लॉस बुक करते हुए आओ। तो इसका मतलब
4 साल की एंट्रीज खोलेंगे, डेप्शन उल्टाने की एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, डेप्शन क्रेडिट, डेप्शन क्रेडिट, डेप्शन क्रेडिट, चारों साल की डेप्शन उठा दोगे, ठीक है। और चारों साल में देखोगे फिर डेटा की मौजूदगी की, जाहिर सी बात है मौजूदगी जरूरी है, डेटा को देखोगे, वो देगा डाटा कि फेयर वैल्यू गेन या लॉस जो होगा वो बुक करते आओगे, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन बेटा जी R1 में है, हाँ कई सवाल है, इधर देखो जी, मैं दे दूंगा आपको किसी हैंड आउट में, इधर देखो, इधर देखना जरा, बल्कि इसको तीर नहीं लगाना चाहिए, इसको यूं करना चाहिए, फेयर वैल्यू से इधर को आना अलाउड ही नहीं, ठीक है। इधर चलो तीर भी लगा देते, इधर आना अलाउड ही नहीं है, ओके डन, ठीक है। ऐसे ही मतलब अलाउड नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, स्टैंडर्ड यूं नहीं बोला नॉट अलाउड, स्टैंडर्ड कहता है कि जी मेरे ख्याल से तो बेटर में यहाँ कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो ये कह सके कॉस्ट पे आना जो है वो ज्यादा रेलेवेंट, ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अगली बात, IAS 16 कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल, इसके नाम, इसका मॉडल का, फेयर वैल्यू मॉडल का नाम क्या है, रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट से रीवैल्यूएशन पे जाना ये चेंज इन पॉलिसी है, लेकिन बस मैं ये नहीं लिख रहा कि क्या, मैं ये कह रहा हूं ट्रीटेड अंडर, हाँ तो IAS 16 ने क्या किया था, क्या रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करवाई थी, नहीं, तो जो करवाया था वो सही करवाया था, और वापस जाने के बारे में यहां पे भी वही कहता है, क्योंकि वॉलंटरली, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जी, ठीक है, जो थोड़ा कंफ्यूज कर सकती थी आपको, ये एसेट्स है ना, एसेट्स है, ठीक है। अब फोटो लें, ठीक है जी। इन्वेंट्री का जो है वो मैं बायोलॉजिकल एसिड शुरू करना चाह रहा हूं, तो इन्वेंट्री के ऐसे जरा मैं जरा 2-4 MCQs मेरा दिल करा दूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम खोला करते हैं, आपको पता है ये रेफरेंस, ताकि कोई सवाल बचे ना हमसे, ये मैंने जो बनाया हुआ है, मैं वैसे बना हुआ आपके किट में मौजूद है, लेकिन मैंने जरा इसको सीधा करके यहां फोटो खींच के लिखा हुआ है। अब ये वाला बंच चल रहा है ना, तो इस वाले बंच में सिर्फ ये दो अभी नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन IAS 2 वाले तो कर सकते हैं, IAS 8 वाले तो कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी नहीं खुला हुआ, खोल लेते हैं, तो कीट में जाते हैं, कीट में, तो हम कीट में गए, ये देखो कहां से शुरू हो रहा है जी, काम शुरू हो रहा है जी 55 से, ऐसी तरह दिल कर रहा था 55 में आए, IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज इन एस्टिमेट एंड एरर्स, हाउ शुड अ मटीरियल एरर इन प्रीवियस, थ्योरेटिकल है, करने हैं ये, लाजमी करने हैं अगर छोड़े हुए हैं अभी तक तो, ठीक है। मैं सिर्फ IAS 2 के 1-2 करवाना चाह रहा हूं फिलहाल, ये करने में टिक नहीं कर रहा। IFRS 13 आज टाइम मिल जाएगा इंशाल्लाह, 2-4 पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर दूंगा, 2-3 MCQ तो वैसे ही हो जाएंगे, डिस्कशन है हल्की सी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी IAS 8, अकाउंटिंग पॉलिसी IAS 8, अकाउंटिंग पॉलिसी, और आ गया वो IAS 2, क्योंकि मैंने उसके ना काफी सारे सवाल करवाए हैं, इसलिए मेरा दिल है कि वो आप ही करो, ये मैंने कोई सवाल कराया नहीं, क्योंकि आप पहले पढ़ के आते हैं, बस थोड़ी सी डिस्कशन की थी, तो इसके जरा 1-2 सवाल मेरा दिल कर रहा था कि मैं करवाऊं। कहता है पता नहीं अजीब सा कंपनी मैन्युफैक्चर साइकिलिंग इक्विपमेंट, क्या है वैसे नाम इसका, बुवानी लॉज, इट हैज अ नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड फ्रेम्स इन इन्वेंट्री, कहता है वो साइकिलें बनाते हैं, साइकिलिंग इक्विपमेंट बनाते हैं, चलो इक्विपमेंट में सारा कुछ ही, साइकिल की फ्रेम भी उनके पास है, कहता है स्पेशल किस्म के स्पोर्ट्स फ्रेम उनके पास मौजूद है, जिनकी कॉस्ट थी 20,000, मतलब उनको पड़े कितने में, मैन्युफैक्चर कितने में हुए थे, 20,000, अब ये मुझे मिल गई कॉस्ट, ठीक है। आगे कहता है दीज फ्रेम्स आर मैन्युफैक्चर्ड फॉलोइंग एन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर दैट एट एन एग्रीड सेलिंग प्राइस ऑफ 30,000। अब हमने ये जिसके लिए बनाए थे उसके साथ हमारा तय क्या हुआ था, एग्रीड सेलिंग प्राइस थी 30,000, तो ठीक है, कोई NRV लॉस नहीं था, लेकिन क्या हुआ, ड्यू टू रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस करंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सच फ्रेम इज 15,000, कॉस्ट कम हो गई है, तो नई टेक्नोलॉजी के तहत कॉस्ट कम हुई है, तो हमारी कॉस्ट क्या लगी हुई भी कम हो जाएगी, क्या मशीन में से पैसे निकलेंगे वापस 5,000 के, ये पकड़ो तुम अपने 5,000, नई टेक्नोलॉजी में ये बचत हो रही है, ऐसा तो नहीं होना ना, हमें तो कॉस्ट पड़नी थी, वो हमारी, ये कॉस्ट नहीं चेंज हुआ करती, कॉस्ट ही रहती है, कॉस्ट अपनी जगह पे कायम रहनी है, ठीक है, तो कॉस्ट तो यही थी, ठीक है, हो गया, हम क्या करें, छोड़ो साइड पे करो, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। हाँ, इनके पास क्या बड़ा है, इनके पास इन्वेंट्री है 3,000 पैडल्स की भी, अच्छा ये तो फ्रेम हो गए ना, यानी फ्रेम्स, अगर फ्रेम्स की बात करें तो
फ्रेम्स की कॉस्ट कितनी है 20,000, ठीक है, ओके। इनकी एनआरवी कितनी है उसने नहीं बताई, या कह लो यही बताई हुई है। क्या ख्याल है? क्योंकि जिसके लिए हमने किया था, अब ये नहीं कहना कि आप जी इसको उठाकर ले आए उस पे 15,000 पे। भाई कैसे 15,000 पे ले आए? हमारे लिए तो वैल्यू लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी होती है, हमें तो भाई 20,000 में ही पड़े हैं ना वो। हमारी कॉस्ट कैसे चेंज हो जाएगी नई टेक्नोलॉजी की वजह से? अब इस तरह से ध्यान से पढ़ने वाली चीजें होती हैं। तो फ्रेम्स तो आ गए 20,000, ठीक हो गया जी, तो सही है। अच्छा, अगली बात आया, कहता है इनके पास एक इन्वेंट्री 3,000 पैडल्स की भी पड़ी है विद अ कॉस्ट ऑफ 20 ईच। तो पैडल्स को लिख लेते हैं यहां पे, पैडल्स, ठीक है। पैडल स्वीप कैसे खेलते हैं जी? तो पैडल्स हैं, कितने पड़े हैं 3,000, और हर पैडल की कॉस्ट कितनी थी 20, तो आंसर 60,000। चल, ये डॉलर्स में चल रहा है काम, ठीक है ना, टोटली 1000 में नहीं, डॉलर्स में, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे कहता है दीज हैव बिकम डैमेज। ओह, पड़े कहीं कुछ चीज़ ऊपर, कुर्बानी के दिन थे तो वो बैल हमारी स्टोर में घुस आया और पैडलों के ऊपर चढ़ गया और वो खराब हो गए, थोड़े से डैमेज हो गए। अच्छा, वो कहता है डैमेज हो गए। अब डैमेज हो गए तो इनकी एनआरवी के लिए वर्किंग कर लेते हैं छोटी सी, ठीक है। तो वर्किंग यहाँ पे कर लेते हैं, कहाँ पे कर लें, कॉस्ट है, ठीक है, साइड पे करो। यहाँ वर्किंग नंबर 1 एनआरवी के अंदर क्या होता है जी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, फिर एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट। तो कहता है कि डैमेज हो गए और स्पेंड किया उन्होंने 5,000 टू रिपेयर ऑल ऑफ देम। अच्छा, अब पर यूनिट नहीं मैं ले रहा, बल्कि टोटल ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब वो कहता है कि रिपेयर कॉस्ट टोटल कितनी इनकर की है इन्होंने 5,000। तो ये तो मेरे पास टोटल आ गई 5,000, ठीक है, ये माइनस होनी है। और वो कहता है एंड दीज कुड बी सोल्ड जालिम, कभी कुछ तो कभी कुछ, चलो कोई बात नहीं। 3,000 है इनटू कितने डॉलर का एक बिकता है 21 का, आंसर 63,000 माइनस 5,000, एनआरवी कितनी आ गई? ओ माय गॉड, अब ये 58,000 है भाई। हमें तो कॉस्ट वो किए थे 3,000, लेकिन अब हमें इसको 58,000 पे राइट डाउन करना पड़ेगा। मैंने नहीं देखा अभी उसने रिक्वायरमेंट क्या मांगी है, मैं तो आपका रिवाइज करा रहा हूँ जो आपको पढ़ाया था, और सिर्फ ये कॉन्फिडेंस देना चाह रहा था। असल में मैं कॉन्फिडेंस देना है, मेरी आदत ऐसे नहीं कॉन्फिडेंस देने की, मेरी आदत तो ऐसे ही है, कहीं लो यार जाओ पकड़ो करो, अब सारे सवाल होंगे, कैसे नहीं होंगे। लेकिन इसके सवाल चूंकि मेरे सिलेबस में ज़रा थोड़े लेवल की चीज़ में, को दो तो लाइनें लिखी हुई थी, तो मैं सवाल ज़्यादा नहीं करा पाया, और क्या कराना है इनको सवालों को, तो इसलिए मैं डायरेक्ट थोड़ा सा सवालों से ही आपको परिचय के दिखा रहा हूँ जी। 58,000। अब टोटल मेरे पास आ रहा है स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी होगी 78,000। चलो, अब पता नहीं उसने क्या पूछा है, ये तो अब देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट है विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्वेंट्री आर ट्रू, फ्रेम्स शुड बी वैल्यूड एट 15,000, ना ये तो गलत। फ्रेम्स शुड बी वैल्यूड एट 20,000, वैल्यूड एट 20,000, चेक कर लो वैल्यू, सारी बातें इस एक कॉन्सेप्ट सारा ले लिया था हमने, बातें कर ली थी। फ्रेम्स शुड बी वैल्यूड एट 30 कहाँ से आ गया? अच्छा, शायद एनआरवी है शहजादे, ओह शहजादे धोखा देते हो हमें। पैडल शुड बी वैल्यूड एट 60,000, ना ना ना, वैल्यू ये पड़ी है, वैल्यू इज लोअर, तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमें धोखा नहीं दे सकते हो तुम एग्जामिनर, हमें पता है वैल्यू का मतलब लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी होता है, तो तुम फ्रॉड लगा रहे हो हमारे साथ। 58, यस, पैडल्स की वैल्यू 58 है। 65 पता नहीं कहाँ से आ गया, 65 कहाँ से आया? 65 तो कहीं है ही नहीं है। अच्छा, ऐड भी किया, माशाल्लाह, ये भी आपको पता है क्या हो। तो कौन कौन से भाई सही है? ठीक है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। IS 41 आ गया। IS 2 इन्वेंट्रीज पढ़ना है आपने, करना है। नेविल के पास 2 आइटम्स इन्वेंट्री के हैं, दोनों को अलग अलग लेना है, जैसे टॉय वाले सवाल के अंदर अलग अलग लिया। यूनिट्स, ये फॉलोइंग कॉस्ट नेशन टू आ यूनिट ऑफ इन्वेंट्री, पर यूनिट कॉस्ट इन्वेंट्री की है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ लेनी होंगी कुछ नहीं लेनी होंगी, ठीक है। मारियो ब्रदर्स वाला सवाल है।
रेजर्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है, सुभान अल्लाह। आसान है, मुश्किल नहीं है। ये थोड़ा सा शायद टफ लगे आपको, ये किसी ज़माने में मैंने यहाँ से निकाल कर अपने टेस्ट में भी दिया था अकाउंटिंग में, और तुम आ गए। उसके बाद देखो जी, मांगा ओन्ड कैटल, फिर IS-21 शुरू है। IS-21 वाले तो किए है ना आपने, ठीक है। आइए तशरीफ लाइए। क्या हुआ, खैर थी सब? अभी पार्ट 1 अपलोड करा देना यार, फिर यही हो सकता है। वैसे हमने किया अभी तक कुछ नहीं है सिवाय इस एक बात के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो गई आज, ठीक है। एक तो मैंने ये सवाल कराया, फिर मैंने NRV वाले सवाल किए थे आपने, सारे हो गए थे। पहला हो गया था, दूसरा पहला कौन सा? ये जो मैंने किया ये हो गया? अच्छा, दूसरा नहीं, उसका सलूशन दूंगा मैं। ये जिसका दिल है वो सवाल भी करा दूँ, चलो करा ही देता हूँ। बहरहाल ये मैंने थोड़े से MCQs थोड़ा तरतीब बताई है, तो 61 हमने कर लिया और बाकी आपने अब IS-2 वाले कर लेने, ठीक है। मैंने वैसे IS-41 शुरू करना था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरे भाई का जो दिल कर रहा है। हुआ या नहीं हुआ आपको पता कैसे चला? ये हमने एक बात की है यार, इसको ज़रा देख लो, पिक्चर ले लो। अच्छा, लेक्चर ही अपलोड हो जाएगा यार, ठीक। हाँ जी, अब क्या करें? भाई कह रहे हैं कि ये सवाल मुझसे नहीं हुआ, क्या करें अब भाई? क्या करें भाई का, बोलो। आखिर में करवाऊं? क्यों? कोई एक जिसमें मसला आया हो, समझ ही नहीं आई। चलो फिर यूं कर लेते हैं, समझ नहीं आई है तो कोई सबसे मुश्किल भाई जिसको समझ आई है वो बता दो, कौन सा सबसे मुश्किल था इनमें? सारे आसान थे, ये तो दो एक्सट्रीम्स ही पढ़ी हैं मेरी क्लास में तो। चलो ये डॉल हाउस 5000 यूनिट्स पड़े हैं हमारे पास, ठीक है। किड्स पार्टी मैन्युफैक्चर एंड सेल टॉयज, बनाते हैं और बेचते हैं। ये 4 आइटम्स इन्वेंट्री में पड़े हैं 31 दिसंबर 17 पे। 5000 डॉल हाउसेस पड़े हैं जिनकी कॉस्ट थी 1800 और नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 2700। अब डॉल हाउसेस के बारे में क्या कह रहे हैं? इसमें शामिल पड़े हैं 1000 डिफेक्टिव यूनिट्स जिनकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। बाकी बचे हुओं में से 20% जो हैं वो डैमेज्ड हैं और वो 50% ऑफ कॉस्ट पे बिकेंगे। अब अंग्रेजी है भाई और कुछ भी नहीं, इसका मतलब जो बाकी हैं फिर वो नॉर्मल है। अब मैंने कहा था सोल्यूशन विल बी टू बी प्रोवाइडेड, मैंने प्रोवाइड कर देना था, लेकिन अब कम से कम चलो डॉल हाउस तो पकड़ो ना। तो डॉल हाउस एक वैसे ही मेरे सामने ये आया, डैमेज नज़र आया, मैंने ये लिख दिया। ऊपर वाला मुश्किल होता वो करा दूंगा, कोई मसला नहीं, सारे एक जैसे हैं। तो डॉल हाउसेस कितने पड़े हैं जी? 500 यूनिट्स, ठीक है। इसमें से 1000 यूनिट्स क्या हैं? डैमेज्ड, ठीक है। ये डैमेज्ड है। तो मैंने आपको कल जो पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था? ये डैमेज्ड हो तो उनको अलग लेकर चलना है, गुड को अलग लेकर चलना है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल ही जनाब कह रहा है कि डैमेज हो गए, ठीक है। अच्छा, अब देखो, चाहे यूनिट डैमेज्ड है चाहे यूनिट गुड है, कॉस्ट तो वही है जो है। यानी हमने बनाए थे या खरीदे थे तो 1800 रुपये का एक डॉल हाउस था। 1000 डिफेक्टिव हैं जिनकी कोई स्क्रैप वैल्यू ही नहीं है, तो क्या हुआ? अब खराब हो गए, डिफेक्टिव हो गए, पानी पड़ गया होगा, चूहे खा गए होंगे उसको, कुछ भी हो गया, ऐसा हो गया कि आप कबाड़िए को भी नहीं बेच सकते। सो व्हाट, क्या कॉस्ट बदल जाएगी? तो कॉस्ट है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कॉस्ट ली, तो एक यूनिट डॉल हाउस एक कितने में पड़ता है? 1800 में। तो 1800 से मल्टीप्लाई करो तो ये कॉस्ट कितनी बनी टोटल? ठीक है, 1000 में। और सही है भाई, सही है। अच्छा, ये छोटी सी वर्किंग यहाँ कर देता हूँ, कहते हो तो, अगर कंफ्यूज ना हो तो। समझ आ रहा है? ये 1800 कॉस्ट कैसे निकली? अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या डैमेज यूनिट्स की कॉस्ट ये होनी चाहिए थी? डैमेज यूनिट्स की कॉस्ट ये यही होगी? बोलो। और भाई डैमेज है तो हमारा कसूर है ना, डैमेज है तो पड़े तो खरीद के जो चीज़ लाते हैं उसकी कॉस्ट तो वो होती है, बाद में डैमेज होता है। अब आप लेट आए हो ना, तो शुरू में भी डिस्कशन ने आपको फ़ायदा नहीं दिया जो हमने अभी तक कर ली। खैर चलो, अब इसकी NRV क्या है? भाई वो कहता है NRV कोई भी नहीं है, स्क्रैप वैल्यू ही कोई नहीं है। तो इसका मतलब फिर इसकी वैल्यू कितनी है? हाँ, 0 है ना भाई, इसकी वैल्यू 0 है क्योंकि लोअर होती है वैल्यू। यानी आप इसको राइट डाउन करके 0 पे ले आओ, 1800 को आज ही लॉस बुक कर लो,
ठीक है, समझ आइए कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद बकाया कितने हैं? बकाया 4000 यूनिट्स हैं टोटल, ठीक है। उन 4000 यूनिट्स का 20% ऑफ द रिमेनिंग, उन 4000 का 20% कितना बनता है? 800। ये 800 यूनिट्स क्या हैं? ये इधर लिखना चाहिए था, 800 यूनिट्स यूं लिख दो। हाँ भाई, वो क्या मुश्किल थी इसमें अजालमा? ओ खाना, क्या मुश्किल थी इसमें? 800 यूनिट्स, ठीक है। तो 800 यूनिट्स के बारे में क्या कह रहा है जी कि ये 800 यूनिट्स जो हैं ये भी डिफेक्टिव हैं, ये डैमेज्ड हैं। वो डिफेक्टिव थे, ये डैमेज्ड हैं। अब उसकी अपनी इस्तिलाहात है, ठीक है। अब रिमेनिंग कैसे निकाला है आपने? 5000 में से 4000 माइनस किया तो बाकी 4000 बच गया, ठीक है। अब इन 800 के बारे में क्या कहता है कि जी ये 800 जो है, यानी ये जो 20 रिमेनिंग है, ये भी डैमेज्ड है, ठीक है। ये सिर्फ डैमेज है थोड़े बहुत, थोड़े बहुत डैमेज हो गए, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत डैमेज है। अच्छा, तो फिर क्या करें जी इनका? भाई पहली बात, कॉस्ट तो कॉस्ट है, ये ज़हन में रखना। तो 800 जो डैमेज है, हमें तो कॉस्ट वो भी 1800 के ही किए थे। कितनी कॉस्ट है? अब इनके बारे में कह रहा है कि इन्होंने बिक जाना है 50% ऑफ कॉस्ट पे, और कहीं पे इसने लिखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस कितनी है अगर यूनिट बेचें तो? पूरे सवाल में कहीं सेलिंग प्राइस थी? सेलिंग प्राइस नहीं है, तो फिर डायरेक्ट ही मेरा तो ख्याल है यहीं पे वर्किंग कर लेता हूँ कि कॉस्ट है 1400। नहीं नहीं, ये 1440 नहीं आ रहा टोटल। अच्छा, एक यूनिट का करना है, चलो एक का कर लो, मैं तो कैसी जांच डालो। हर यूनिट अब 1800 की बजाय 1800 के 50% पे बिकेगा, यानी 900 पे। कितना? 7,20,000 ज़ाहिर है हाफ हो जाना है। अब इसकी NRV क्या है? 700। सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए इतना लंबा चौड़ा सवाल दिया था कि हर एक आइटम के अंदर ये अलग अलग मसले मसाइल हों, ताकि आप प्रैक्टिस कर लो जी। 1440, 800 यूनिट्स डैमेज हैं। बोलो यार, डैमेज तो बात की बात है, हमने खरीदे या बनाए तो कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से ही होते हैं ना। वो इन्वेंट्री बनती कब है? जब हम बना लें या खरीद लें और बिकी ना हो। अब हमें कितने में पड़ चुका है ये डॉल हाउस? 1800 में। अब ये सही वाला है जो नॉर्मल बिके, ये बिल्कुल तबाह हो गया या डैमेज हुआ पड़ा है, हमारे लिए कॉस्ट 1800 ही रहनी है। चेंज होगी तो NRV चेंज होगी ना। नहीं समझ आ रही? अच्छा, बकाया जो है, एंड बकाया के बारे में चुप है। अब बकाया के बारे में चुप है तो वो फिर नॉर्मल ही होंगे ना जी, ठीक है। तो अगर आपके 4000 में से 20% यानी 800 ये वाले हैं, तो फिर बाकी के रिमेनिंग आप बैलेंसिंग निकाल लो। 3200 भाई ने कहा। 3200 कैसे निकाले इसने? जो 4000 में से 800 माइनस कर लिया, ठीक है। अब ये 3200 यूनिट्स हैं, ये 3200 यूनिट्स जो हैं, अच्छा ये क्या थे? डिफेक्टिव या पता नहीं जो भी है, जो उसने कैटेगरीज बनाई, हमें इससे क्या। ये फिर क्या है? ये नॉर्मल है या गुड है? गुड यूनिट्स हैं, ये नॉर्मल यूनिट्स हैं। तो चुप, तो आम बात, आम फहम बात क्या है, इनके नहीं, इनके ऊपर लॉस नहीं आएगा, अमूमन नहीं आता। अगर आपके गुड यूनिट्स पर भी लॉस आने लग गया तो मैंने आपको कहा था फिर आप क्या मैंगो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब इनकी भी कॉस्ट निकालो जी। बकाया कितने हैं? 3200। अब ये भी कितने का एक पड़ा था? कॉस्ट तो बेटा ऐसे ही निकलनी है। अब समझ आई है कि सवाल में मसला क्या था? सवाल पढ़ा ही नहीं जा रहा था सही तरह से। अब MCQ ऐसे ही बनते हैं, ये कोई एक MCQ होगा इनमें से, अभी करके आ रहे हैं, इस जैसा ही था। अंग्रेजी की मार न खा लेना, कॉन्सेप्ट आता है तो जी। 5760। अच्छा, 5760, ठीक है। अब इसके बारे में चुप है तो नॉर्मल अजम्पशन क्या होती है? ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे ही बिकेगा। तो मैं NRV निकाल रहा हूँ इसकी, अगर तो मैं कहूँगा जी 3200 इंटू 2700, बोलो कितना? 8,640। अब इनमें से लोअर क्या है? हाँ, तो फिर लोअर पे रख देंगे, कोई मसला नहीं है। पर NRV टेस्ट तो अब लगा ही दिया ना गुड पे भी, जब सब पे लग रहा था मैंने कहा इस पे भी लगा दो। अब अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, टोटल वैल्यू ऑफ डॉल हाउसेज, बैलेंस शीट में क्या नजर आए? तो 6480 ये बैलेंस शीट में जाना।
क्लोजिंग स्टॉक। और कोई अभी एमसीक्यू करके आ रहे हैं किट में, कोई अलग अलग भी पूछ सकता है तो अलग अलग भी बता सकता है। अब मेरे ख्याल में तो अब समझ आ जाना चाहिए आपको, ये मैंने सेकंड पॉइंट करवा दिया है। अब ज़रा वैसे ही पढ़ लेता हूँ फटाफट, क्या आपसे काबू होता है या नहीं। इधर देखो, कहता है टॉय कार 10,000 पड़ी हैं, हर टॉय कार हमें 1250 में पड़ी थी और नॉर्मल सेलिंग प्राइस 1200 है। ले ये तो पहले ही बता रहा है, ये सारी की सारी ही गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और उसने स्टंट खेला, अ सेल ऑर्डर फॉर 3,000 टॉय कार्स एट 1100। अच्छा स्टंट नहीं है ये, और तबाही है। पर यूनिट इज इन हैंड, हमने एक सेल ऑर्डर किया हुआ है तो बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये इन हैंड है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हमें आया हुआ है। तो फिर इसका मतलब 3,000 टॉय कार्स का तो 1100 एनआरवी आ गई। अच्छा, रिमेनिंग यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट नॉर्मल सेलिंग आफ्टर इनकरिंग सेलिंग कॉस्ट, हाँ 150 ये भी, ठीक है। अब इसी तरह से आपकी दो कैटेगरीज बनेंगी, ये सबसे ज़्यादा इसलिए मैंने ये करवाया, मुझे नज़र भी यही आया था कि इसमें 3 है, शायद बाकी सब में 2-2 है, किसी में 3 भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से बाकी दोनों में, ये स्टफ टॉयज़ में या ये टॉय कार में या मिनियन में, इनमें 2-2 ही कैटेगरीज थी शायद, तो ये इसलिए मैंने डॉल हाउस वाला कराया, इसमें 3 है। अब आपने जब टॉय कार को लेना है तो आपने 2 टुकड़े करने हैं, आपने कहना है 3,000 टॉय कार्स 1100 माइनस 150 के हिसाब से बिकेगी, कॉस्ट तो 1250 है तो लोअर पे ले लोगे, बकाया जो है वो सारी की सारी 1200 माइनस 150 पे बिकेंगी, ठीक है। और इनकी तो दोनों में ही एनआरवी लॉस आ रहा है। अब तीसरे में आते हैं, स्टफ टॉयज 1850 पड़े हैं, कॉस्ट इतनी थी, माशाल्लाह 1900 के बिकने हैं, लेकिन स्टफ टॉयज जो हैं कॉस्टिंग 420 फॉर एक्सीडेंटली डैमेज। हर तरह से इस सवाल में टेस्ट किया गया आपको, मैं तो कहता हूं कर ही लेते हैं, थोड़ा सा हिम्मत है, टाइम ज़ाया हो रहा है लेकिन चलो कोई नहीं, आज कर लेते हैं टाइम ज़ाया, आज का किया हुआ ज़ाया टाइम। एक और भी ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने दी है बच्चों को, अब आपके पास तो वो नहीं है। हाँ भाई बता दें इसको, बता जाए 10 धारा पहले हमने सोचा है एजाज खान कि हम पहले रेशो शुरू कर दें शायद कल से, इजाज़त है आपकी? अच्छा, मैंने कहा 20 नंबर भाई कहते हैं पक्के करें, मैंने कहा पहले बाकी नंबर कच्चे कर रहे हैं क्या हम कि 20 पक्के होंगे? सारे ही पक्के हो रहे हैं, अभी तक 20 नंबर से ज़्यादा तैयार हो चुके हैं आपके अल्हम्दुलिल्लाह, मिला जुला कर देखो, ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरे की तरफ आओ, फिर अब आ गए हो तो आओ फिर खुशबू लगा के। टॉय कार्स कितने हैं जी यूनिट्स टोटल, जल्दी से बोलो यार, सवाल तो ओपन कर लो ना, सवाल तो ओपन कर लो। 10,000 कारें पड़ी हैं, तो 10,000 यूनिट्स हैं, 10,000 कारें हैं, जिनमें से 3,000 कार्स का ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है, और बाकी 7,000 का ऑर्डर कोई नहीं है। अब इन दोनों की हमने दोनों जो है वो कैटेगरीज की हमने अलग अलग जो है वो चीज़ें निकाल लेनी, क्या जी, कॉस्ट और इनकी एनआर, ठीक है। अच्छा, अब कॉस्ट कितनी है भाई, कॉस्ट तो सेम ही रहती है आपको पता है, तो 3,000 इंटू 1250 और इधर 7,000 इंटू 1250, कोई मसला। अगली बात, एनआरवी चेंज होगी, ठीक है, एनआरवी इन 3,000 यूनिट्स की, अब यहाँ पर आए तो उसने कहा कि जी एक ऑर्डर आया हुआ है 1100 के हिसाब से एक बिकेगा, लेकिन 150 सेलिंग प्राइस भी आती है, तो 1100 तो ना हुआ ना, ये मैं अलग से वर्किंग नहीं कर रहा, ठीक है ना, यहीं पे मैंने बता दिया आपको। बोलो ये कितना आ गया, ठहरो, ओके, अ सेल ऑर्डर ऑफ 3,000 एट 1100 पर यूनिट इन हैंड, रिमेनिंग यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट नॉर्मल, लेकिन हाँ ठीक सही फरमा रहे हैं, तो इनकी 1100 एनआरवी आ रही है, ठीक है, 1100, ये ऑर्डर ऑलरेडी हमारे हाथ में है, तो बताओ जी 3,300, हाँ तो और तरतीब देखो, 3,300 और चले। अब लोअर क्या है, अच्छा वैसे ही पता लग रहा होता है ना, ये तो मैं सिर्फ रूल सिखाने के लिए, पक्का करने के लिए बार बार कर रहा हूँ, वरना वैसे ही पता लग रहा है, कॉस्ट निकालते ही क्यों कि लोअर क्या है, इसमें तो नजर आ रहा है सामने, कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, खैर चले छोड़े, अभी तो निकालें, तो वैल्यू ने लोअर ने आना होता है, ठीक है जी, तो लोअर है वैल्यू, लो जी, तो 3,300 आ गया। अच्छा, उसके बाद अब अगला हिस्सा क्या है जी, अगली क्या चीज़ है जी, 7,000 यूनिट्स का मसला है।
7,000 की कॉस्ट कितनी आ गई? 8,750। 8,750। अब इसकी NRV जो है ये थोड़ा सा अब अलग से निकालनी होती है वैसे तो, लेकिन यहीं पे मैं अब गुजारा कर रहा हूँ। 1250 माइनस 150, ये भी कितना है? नहीं, नॉर्मल सेलिंग प्राइस से 150 माइनस। हाँ, नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है? 1200 है। अच्छा 1200 है। 1200 माइनस 150। 1200 है, ठीक है जी, मुझे लगा 1250। तो 1200 माइनस 150 1050। यानी 1050 के ऊपर आपने जी बोलो 7350। 7350। अब इस हिस्से की लोअर क्या है? यार वैसे क्या करवा रहे हो यार, कसम से मुझसे, अब तो कर लेना चाहिए था तुम्हें। लेकिन असल में मुझे तो अगला देखकर याद आया था कि अच्छा सवाल है, जैसे कॉस्ट में उसने दे दिया था, कॉस्ट भी उस हिसाब से भी करना चाहिए। तो 7350 ये वैल्यू आ गई, यहाँ 3300। इन दोनों को प्लस कर लो तो आपकी टोटल आ जाएगी जो भी है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है? स्टफ्ड टॉयज। किधर मुझे फंसा दिया तुम लोगों ने? स्टफ्ड टॉयज, खिलौने चाहिए जी। कितने यूनिट्स पड़े हैं? टोटल यूनिट है 1850 यूनिट्स। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि इसकी कैटेगरी में उसने यूनिट्स नहीं यूज़ किए, उसने कॉस्ट यूज़ कर ली। ठीक है, कोई बात नहीं, खैर है। अब कहता है स्टफ टॉयज जिनकी कॉस्ट 4,20,000 है। आप यहाँ से यूनिट्स निकाल भी सकते हैं वैसे भाई, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 1.2 कर दें, ठीक है। 4,20,000 डिवाइडेड बाय 1200 कर दें तो आंसर क्या आता है? 350। लेकिन मैं कहता हूँ 350 यूनिट्स की तरफ क्यों जाते हो? डायरेक्ट ही खेल के देखते हैं, क्या मतलब? कॉस्ट कितनी है जी? कॉस्ट कि करना है ऐसे? चलो ठीक है, तो यूनिट्स, चलो ठीक है। तो रुपीस 4,20,000 की जो कॉस्ट है ये बियॉन्ड रिपेयर है। तबाह दे। KBC प्लान टू सेल दीज टॉयज एज स्क्रैप। चलो कबाड़िए को भी दे दें तो कुछ आएगा। हाँ जी, एस्टिमेट प्रोसीड फ्रॉम से सच सेल आर एस्टिमेटेड एट 1 लाख, टोटल ही दिया हुआ है। एंड सेल वुड रिक्वायर्ड, और वो भेजने भी पड़ेंगे। वो कहता है मैंने नहीं उठा के लेके जाना, हमने कहा यार पहुंचा देंगे, तुम लेके लो बस, मेहरबानी तुम्हारी। ठीक है, तो यूनिट्स निकाल लो, फिर अच्छी बात है, यूनिट्स निकाल लो। अब भाई कह रहे हैं यूनिट्स निकालने हैं, तो डैमेज है, डैमेज है, डैमेज, कंप्लीट डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड है, मैनू पास खपाई जाओ। तो डैमेज स्टॉक जो है, अब इसके बारे में देखो ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है। ₹420,000 गिवन था डिवाइडेड बाय, अब ये कॉस्ट बताई उसने, टोटल इतनी कॉस्ट, हमने 4,20,000 का जो स्टॉक खरीदा था ना वो डैमेज हो गया। तो हर एक यूनिट कितने का था उसमें? 1200 का। तो डिवाइड बाय 1.2K कर दो, तो जो यूनिट्स आते हैं वो कितने आते हैं? ये मैंने वर्किंग की 350 यूनिट्स, ऐसा ही है आपके लिए वर्किंग। अब ये तो डैमेज हो गए, अब बाकी फिर क्या होंगे? वो गुड होंगे। ठीक है, अब गुड यूनिट्स कैसे निकालें? तो टोटल यूनिट्स आपके पास मौजूद हैं। अब टोटल यूनिट्स कितने हैं? 1850, इसमें से 350 खराब हैं अगर, तो गुड यूनिट्स कितने हो गए फिर? 1500। ठीक है, अच्छा अब अगली बात बड़ी आसान है, इधर देखो, मुश्किल नहीं है। कॉस्ट तो पहले ही उसने बताई हुई थी इस हिस्से की 420, फिर ना निकालने बैठ जाना, उल्टा आपने से तो यूनिट्स निकाले थे। और NRV भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इधर देखो NRV उसने टोटल दी हुई है, क्या कहता है? ये कबाड़िया ले जाएगा 175 का, लेकिन 6300 रुपया भाईजान उसको भेज, रेडिया पैसे भी साढ़े को नहीं लेने उन्होंने, लोडर पे जो भेजना है। ठीक है, तो कितने का बिकेगा? 168,700। नहीं, कितने का बिकेगा? 175,000 माइनस तो 6.3 जी, 168,700, तो 168.7 आ गया। अब यही इसकी लोअर NRV बन गई है वैल्यू। ठीक है, अच्छा जो बाकी बच्चे हैं उनकी कॉस्ट क्या है? वैसे ज़रूरत नहीं है, वैसे ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि जो कॉस्ट है वो 1200 और 1900 के बिकते हैं, तो पागल ही होंगे अगर हम इसके ऊपर NRV टेस्ट लगाएं। NRV टेस्ट नॉट एप्लीकेबल है, लेकिन चलो कोई नहीं, कॉस्ट तो निकालो ना। 1500 यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट 1200 का पड़ा तो 1800। अब देखो मैं क्यों लगाऊं इस पे NRV टेस्ट? अगर लगाना भी है तो आप क्या कहोगे? 1500 इंटू 1900 लगा लो, लगाने का क्या फ़ायदा होगा? 2850 से तो कहीं नहीं आना, 2850 तो हायर है, हमें तो चाहिए लोअर।
तो इसलिए गुड यूनिट्स हों, बाहर नज़र भी आ रहा हो तो टाइम ज़ाया मत करना, उसकी एनआरवी लोअर नहीं हो सकती, हायर ही होगी। गुड यूनिट्स हैं, मुनाफा ही देकर बिकेंगे, ठीक है, अनलेस के बाहर नज़र आ रहा हो, जैसे आपका एक आइटम था जो गुड होने के बावजूद भी गड़बड़ कर रहा था। लो भाई, थका दिया यार, नया काम भी नहीं करने दिया। आप कोई सोल्यूशन नहीं दूंगा भाई मैं। हाँ हाँ, तो अब बचा क्या है? ये कौन सा था? टॉय कार कौन सी थी? नंबर 1 नहीं, ये नंबर 1 था, ये स्टफ टॉय नंबर 3 हो गया। जा अल्लाह तेन पूछे मुंडिया, थका छड़े ओए। ऑल मिनियन कॉस्ट्यूम्स हैव मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट, सारे के सारे गड़बड़ है, एंड कैन बी सोल्ड इन प्रेजेंट कंडीशन एट, ये जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया था वो सब कुछ ही इसमें था, और इससे बाहर बात हो नहीं सकती। मैंने कहा था अगर एनआरवी के अंदर 2 ऑप्शंस आ जाएं तो आपने बेटर को चूज करना है, ठीक है। अब वो कह रहा है सारे मिनियंस कॉस्ट्यूम्स जो हैं, इतने जोर से सारे हैं, जरा इधर ही जगह बना लें यार, जरा दूर से ना आना पड़े। अच्छा जी, मिनियन टॉय, मिनियन कॉस्ट्यूम्स, नंबर कौन सा है इसका? 4। ये मिनियन कॉस्ट्यूम्स कितने हैं? 870 यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स 870 है। अब वो कहता है ये सारे के सारे, ये सारे ही पैड़े ने, यानी कि इनमें ऑप्शन कोई नहीं है अलग अलग का, ये सब के सब की कॉस्ट सेम ही है। तो 870 यूनिट्स हैं इनटू 1500 हमें इन्होंने कॉस्ट किया था। ये अब कल ध्यान से पढ़ा होता ना और घर जाके रिवाइज किया होता तो मसला ही कोई नहीं था। बोलो कॉस्ट 1260। अच्छा, अब अगली बात, जो एनआरवी है ना, एनआरवी, इसमें ऑप्शन मौजूद है यार। ये देखो, ये सब कुछ पढ़ा के भेजा था। ये मैंने कहा था अगर ऐसा मामला हो जाए, एनआरवी में 2 ऑप्शंस आए, सारे ही डैमेज्ड हैं, लेकिन एनआरवी में 2 ऑप्शंस आ गए, सब बताया था। तो सिर बाद में खींचना, अब आप ही एक दफ़ा रुक जाओ, देख लो ज़रा, अब इधर देखो। तो एनआरवी 870 यूनिट्स की है, और बल्कि यूँ वर्किंग कर लेते हैं, 2 ऑप्शंस आ गए तो वर्किंग 1, तो यहाँ पे जो आएगा उसमें से हायर को वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। अब वर्किंग 1 क्या कहता है? कहता है सब में ही फॉल्ट निकल आया है और इसी हाल में बेचना है तो 1350 पर यूनिट में बेच देंगे, ठीक है। तो एक मिनट, अगर तो पर यूनिट ही गिवन है तो सुकून है। हाउएवर 60% जो है वो कुछ बेहतर भी हो सकते हैं। अच्छा, और वो 200 की बेहतरी उसके अंदर करने से वो 1600 के बिक भी सकते हैं, और तो डबल हो जाए। तो इसके भी 2 टोटे कर देते हैं फिर मेरे ख्याल से। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? आसानी हो जाएगी ना, ठीक है। 870 यूनिट्स हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे डैमेज्ड हैं, लेकिन रीवर्क हो सकता है जिन पे। चलो, तो विदाउट रीवर्क पहले मैं ले लेता हूँ। विदाउट रीवर्क 40% जो हैं वो विदाउट रीवर्क बिकेंगे, तो ज़रा 40% निकाल लो 870 का। ये 348 यूनिट्स तो भाई जो है जैसा है कि बुनियाद पे बिकेंगे। तो इनकी कॉस्ट क्या आ गई? 348 इंटू कितनी कॉस्ट है जी? 1350। ओके जी, 469.8, 470 ना कर दूँ ज़रा आपकी इजाज़त से। चलो, आप तो MCQs की दुनिया में रहते हो। 469.8 ये एग्जैक्ट है कम से कम। चलो, अच्छा, अब इनकी एनआरवी के बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि जी ये एज इट इज़ इसी हालत में बेचने हैं 40% जो है, ठीक है। 40% ये इसी हालत में बेच सकते, लेकिन 60% बेहतर हो सकते हैं। मतलब 40% बेहतर नहीं हो सकते ना, तो मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा जी 1350 पर यूनिट। कोई सेलिंग प्राइस वगैरह है जी? नहीं, कोई सेलिंग प्राइस नहीं है, तो खुद से तो नहीं ले लेनी। तो 348 कितने के बिक जाएंगे इसी हालत में? 1350 बता दो ना, यानी कि ओ वाह वाह सुभान अल्लाह, कभी ऐसा भी हो जाता है। हाँ, तो कॉस्ट नहीं दी तो यार, आपने कॉस्ट बतानी थी ना यार। एक तो फिर आप वही काम कर रहे हो यार, मुझे आपने जो बताना है मैंने लिख देना है भाई। पता है मैं जो लिखवा रहा होता हूँ ना, मेरा एक मसला है, मेरे साथ ये है मसला। सारे उस्ताद बड़े अच्छे होते हैं, मेरे साथ मेरा मसला ये है कि मैं अगली गोली सोच रहा होता हूँ, 2-3 स्टेप आगे। तो ये जो आप लिखवा रहे हो तो मैंने लिख लेना होता है, मैं तो कोई कहानी फिट करके बैठा हूँ।
डायरेक्ट करो, जो मर्जी करो। मैं तो चूंकि सिखा रहा हूं इस वक्त पर्चे में, तो बेशक कैलकुलेटर के ऊपर करना, कुछ एक लफ्ज ना लिखना मेरी बला से। मैं तो सिखा रहा हूं ना, इसलिए मैं 522 एग्जैक्ट 522। और ये कितना आया? 649 जो भी है, ये आना जो नहीं है, ये जो आना ही नहीं है, क्योंकि लोअर क्या है? कॉस्ट है। अच्छा फिर ठीक है, फिर इसको 469.8। तो ध्यान से बोला करो, मैंने यही बोला, देखा ना। अब मैं पता नहीं कहाँ पहुंचा हूं, बात समझ रहे हो बेटा? प्लीज इसका ध्यान रखा करो। ये तो पहले दिन ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए था, जब आपने पहले दिन गलती की थी जिंदगी में, याद करो, नहीं भूलूंगा मैं। और वो खुद ऑनलाइन में चला गया था, हैं? गलती जिसने की थी, है ना? डर गया था शायद। कोई बात नहीं। जी लोअर। अच्छा अब बाकी का हिस्सा क्या था? वो विद रीवर्क, ऐसे ही है। विद रीवर्क, आफ्टर रीवर्क लिख लो। आफ्टर रीवर्क मतलब उस पर अगर थोड़ा सा काम कर लें, होता है ना बेटा कि कुछ ऐसा स्टॉक होता है कि जो कहते हैं कि यार ये अब ऐसा ही है, इसको ऐसा ही बेच सकते हो तो बेच लो, बेहतरी की कोई उम्मीद इसमें ना रखो, इसकी हालत ही कोई नहीं। ये वो था। लेकिन जो बाकी का 60% है उसके बारे में वो कह रहे नहीं जी, इनको देखकर मिस्त्री ने कहा है ए ठीक हो जाएगा पायन, ए जरा थोड़ा सूट है ठीक हो जाएगा, दूजा तो उन्हें तबाह कर छड़ा दूजे दर्जी ने, ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब वो कितने? तो 870, ये 522 आपने बोला, ये 522 यूनिट्स कैसे आए हैं जी? 870 माइनस 348 भी कर सकते हैं, 60% भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में क्या हुक्म है जी आपका? इनकी भी कॉस्ट ऐसे ही ले लें। कॉस्ट है जनाब 522, कॉस्ट तो सबकी 1500 ही पड़ी थी ना भाई जी, 780। अब इनकी जब एनआरवी लेने लगेंगे तो अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, हालांकि मैं एनआरवी की वर्किंग अलग करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने आज मुझे ज्यादती की, इतना लंबा सवाल मुझसे करवा लिया। अब देखो जी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट आफ्टर रीवर्क कितनी है? 1600, पूरा 1600। ये देखो कह रहा है अगर आपने 60% यूनिट्स पर रेक्टिफिकेशन यानी कि रीवर्क कॉस्ट 200 पर यूनिट लगा ली, तो फिर ये 1600 का भी बिक सकते हैं। तो हमने कहा जी ठीक है, इसका मतलब 1600 और रिपेयर कॉस्ट 200 है, तो एनआरवी क्या आ गई? 1400। तो ये 1400 एनआरवी अब कर लेंगे या एज इट इज़ बेच देंगे? अगर एज इट इज़ बेचें तो 1350 के बिकते हैं, और अगर रीवर्क करके बेचें तो 1400 के। तो बेहतर क्या है? 1400 ही करेंगे। ठीक है बच्चों, ये भी कल पढ़ा दिया था। तो कितना आ गया? लेकिन है ये भी लोअर, तो इसी पर ही आप रख लोगे। ले भाई एजाज, क्या याद करेगा भाई? अब सोल्यूशन दे दूं? अब सोल्यूशन दूं? अब ये लो सोल्यूशन। पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं, इसको कुछ बेहतर किया जा सकता है? नहीं हो सकता बेहतर। एनजीए में गुजारा करो। कुछ नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, वरना अलग अलग कर लेते हैं। ठहरो एक मिनट, हाँ ठहरो। ये नाप डॉल हाउस पकड़ो, चलो तुम्हारा आ गया ना? डन। इसको इकट्ठा कर लो तीनों को, ये ठीक है कि आपके पास ये कहता है जी 50 काउस पड़ी, और हर एक काउ की फेयर वैल्यू जैकब लाइफ में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल 10,000 है, और 31 दिसंबर 15 पे 6 महीने बाद 2 न्यू काव्स बॉर्न हुए हैं जिनकी फेयर वैल्यू इतनी लेस कॉस्ट ऑफ सेल, और ये रेंट के ऊपर ये 6 महीने का हो गया और 2 साल वाली 3 साल की हो गई। ठीक है, तो जो 30 जून पे आए थे, 31 दिसंबर पे आए थे, ये बायोलॉजिकल एसिड PNL ये सुपर रिकॉर्ड हो गए, और ये रेंट के ऊपर 11,000 एक बड़ी काउ की फेयर वैल्यू हो चुकी है। हमारे पास 50 बड़ी काउस थी, यहाँ पे लिखा हुआ है 50। ठीक है, और एक 2 काउस भी आ गए थे 5500 के। ठीक है, ये टोटल हो गया। और इसके अलावा अब पड़ा किस पे था? अच्छा ये बड़ा मुश्किल तरीका है, इसको यूँ करना ज़्यादा अच्छा था, जैसे मैंने आपको वर्किंग करके दिखाई थी, वो बड़ा आसान था। आपने ऐसी वर्किंग की थी?
हाँ कैसे, हाँ वही करना है, ये जेल में रखना। मैंने आपको आइए सेट का सवाल अपनी वर्किंग पे करवाया था, फिर मैंने आप लोगों को आपके उस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करके दिखाया था, आंसर बिल्कुल मैच किया था, लेकिन उसको देख के तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। तो हमने हर सवाल एक ही तरीके से, मैं वैसे ही आपको तरीका एक रखवाता हूँ हर टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो ओपनिंग में आपके पास पड़ी हुई है, ये जगह तो खाली करा दो यार मुझे, कम अज कम ले। अच्छा, ओपनिंग में कितनी काउज हैं, पड़ी हुई नहीं है कहना चाहिए, खड़ी हुई हैं इस वक्त हमारे फार्म पे। ओपनिंग कितनी काउज खड़ी हुई हैं हमारे पास, तो कहता है जी 50 है 2 साल की उम्र वाली, इनमें हर एक की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 10,000, ठीक है। अब उसने अलग अलग फिगर्स दिए हैं तो हम इसको टोटल कर लेते हैं, 50 इंटू 10,000। अभी 10,000 ऑलरेडी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, ठीक है। ये रुपीज़ वाला सवाल आ गया, कोई बात नहीं, तो रुपीज़ कितने हो गए, 1000 में कर लेते हैं, बोले जी, कर लें कैलकुलेट, कोई बात नहीं। खैर है जी, 500,000 बन गया ना, नहीं फिर किया हुआ था, मुझे तो करवा देना, मैंने ना किया हुआ, मैं भी तो घर से खेलने आया हूँ। हाँ जी, इसके बाद न्यू बॉर्न आए, कुछ खरीदा नहीं था लेकिन न्यू बॉर्न आए थे 2, तो 2 न्यू बॉर्न आए, जल्दी आ जाए यार तेरे इंतजार में यार। न्यू बॉर्न 2 आए थे और हर एक की उस दिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी 5,000, ये कितना बन गया 10। उसके बाद क्लोजिंग डेट पर हमारे पास 2 तरह का माल मौजूद है, जानवर माल मवेशी, ठीक है। एक तो 50 हैं जो अब बढ़ के 2 से 3 साल में पहुंच गए हैं और हर एक की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल हो गई है 11,000, प्लस एक और भी है, अब 2 जो नए आए थे वो भी 6-6 महीने के हो गए और 5500 उनकी जो है वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल हो चुकी है। अब इन दोनों का टोटल क्या बनता है जी, 561, ठीक है। अब 510 से 561 पे आए हैं, ये क्लोजिंग हम पहले निकाल लिया करते हैं, ठीक है। क्लोजिंग पहले निकाल, वैसे कोशिश करके फिर वैल्यू भी निकाली जा सकती थी पहले, लेकिन हम तो क्लोजिंग पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। अब जब क्लोजिंग पहले निकल आया तो अब उसके बाद कितना जी गेन, 51 का गेन आ रहा है, ये भी यहाँ पर यही था, देखो हमने यहाँ पर लिख दिया P&L बैलेंसिंग, तो हमारी ये वर्किंग ज़रा इजी थी। तो बायोलॉजिकल एसिड बढ़ रहा है, गेन है तो बढ़ रहा है, और P&L क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर था, ये सवाल हो गया, ये भी आज कर लेते हैं, लेकिन पहले ज़रा क्यों ना हम आज थोड़ी सी चीज़ बनाएं, ठीक है। कुछ किया कल में, कुछ नहीं किया, आजकल पढ़ना छोड़ दिया, पता लग गया कि जो कुछ ये करा देता है वो बीच में फिर चला जाए, एंड पे हो जाता है, तो एंड पे सारा काम ऊपर पड़ जाना है, साथ के साथ करो। आज मेरा मूड भी नहीं है पढ़ाने का, थोड़ा सा पढ़ाऊँगा, मैंने मशवरा मांगा। अच्छा, जना एंट्रीज करनी है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है जी, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री का अकाउंट बनता है, परचेजेस का नहीं बनता। यानी कि चीज़ें जब खरीदते हैं तो आप एंट्री पास करते हैं इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, ना कि परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। ये सुना हुआ है थोड़ा सा, हाँ सुना है, लॉजिक नहीं पता। लॉजिक इससे ज़्यादा क्या हो कि इन्वेंट्री का लेजर बन गया जिसमें चीज़ों का आना और जाना दोनों रिकॉर्ड होते हैं। वैसे अब और तरफ बात निकल जाएगी फिर कभी से, कहीं फिर आ गया तो बता दूंगा, वरना काम तो चल ही रहा है। बल्कि ये देखो ना, मिसाल के तौर ये कैश का लेजर है, ओपनिंग 5 रुपये का कैश पड़ा था, मैंने कुछ सेल्स की 15 रुपये की, कुछ एक्सपेंसेस वगैरह किए मैंने 12 रुपये के, क्लोजिंग क्या आ रहा है जी बताओ, बैलेंसिंग है ना 8, ठीक है। अब ये कैश का लेजर है जो बता रहा है कि इतना कैश पड़ा होना चाहिए, चेक करना है तो जाके गिनती कर लो, ग्रास खोलो गिनती कर लो, फिजिकल काउंट। पीपीई का लेजर, अब मैं रुपीज़ में नहीं कर रहा, मैं क्वांटिटी में ज़रा बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास साल के शुरू में 5 एसी पड़े, मैंने 2 नए एसी इस दफ़ा खरीदे, एक मैंने एसी बेच दिया, क्लोजिंग डेट पर मेरे पास 6 एसी पड़े होने चाहिए। गिनती करें तो गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 हैं, 5 है, एक शॉर्ट है, नहीं तो 6 पूरे हैं। ऐसी कैश में भी होगा। इसी तरह से परचेजेस का लेजर जो आप बनाते आए हमेशा से, बचपन से, परचेजेस चीज़ों का आना, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट,
परचेजेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, तो क्लोजिंग डेट पर कितनी परचेजेज है। अब ये क्या है, फीस क्या है, इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए, नहीं, यही तो मार पड़ी। ये परचेजेज का लेजर है, चीज़ों का सिर्फ आना अपनी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहा होता है, चीज़ों का जाना अपनी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता। तो जब पीरियोडिक सिस्टम में आप चल रहे होते हैं ना बेटा, तो उसके अंदर आपकी परचेजेज का लेजर बनता है। परचेजेज के लेजर में चीज़ों का सेल के वक्त कभी एंट्री होती थी परचेजेज में। हम क्या करते हैं, सारा साल परचेजेज बुक करते रहते हैं और परचेजेज बुक करते रहते हैं एक तरफ और सेल्स बुक करते रहते हैं दूसरी तरफ। अब ये रेंट पे हमारे पास कोई ऐसा स्टॉक अकाउंट मौजूद नहीं जो ये बता सके कि इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए। अब एक ही हल हमारे पास बचता है, वो होता है फिजिकल काउंट। क्या होता है जी, फिजिकल काउंट। फिजिकली काउंट करते हैं जाके गुड्स, जितनी पड़ी होती हैं चीज़ें, उनको फाइफो या एफओ से मल्टीप्लाई करके जब वो कॉस्ट निकालते हैं, उसकी डबल एंट्री हम पास करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ये कहलाता है आपका पीरियोडिक सिस्टम, जो आप यूज़ भी करते हैं खामोशी केस में ज़्यादा। ठीक है। परपेचुअल सिस्टम इन्वेंट्री का क्या है, परपेचुअल सिस्टम के अंदर परचेजेस का लेजर नहीं बनता, बल्कि इन्वेंट्री का लेजर बनता है। ये नाम सुना है फिर भी पता नहीं, अजीब बात है, किताब में आया होगा तो पढ़ा तो होगा, चलो खैर। परपेचुअल सिस्टम इन्वेंट्री का क्या कहता है कि आप इन्वेंट्री का भी लेजर बनाएं, इन्वेंट्री का लेजर बनाएं, जस्ट लाइक कैश, जस्ट लाइक पीपीई, इन्वेंट्री का भी लेजर बन गया। पीरियोडिक सिस्टम इन्वेंट्री का कोई लेजर नहीं बनता, कोई लेजर नहीं होता इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री फिजिकल काउंट से निकालते हैं, उसकी डबल एंट्री करते हैं साल के एंड पे, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, और अगले ही दिन उसको उल्टा देते हैं। वो एंट्री उल्टाने की क्या होती है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट, करवाया तो था उस सवाल के अंदर। ये पीरियोडिक सिस्टम है, क्योंकि परपेचुअल सिस्टम के अंदर आपके इन्वेंट्री का लेजर बनता है। ठीक है, गल वध गई जे मैं तो किया सी ना छेड़ो, मैनू छेड़िया ना करो ना। देखो अब एक गाय भैंस भेड़ बकरी जरा साइड पे करो। ठीक है, इन्वेंट्री का लेजर बना। ठीक है, इन्वेंट्री के लेजर का ओपनिंग भी होगा। लेट्स से मेरे पास साल के शुरू में 7 रुपए की इन्वेंट्री पड़ी थी, मैंने कुछ इन्वेंट्री खरीदी, वो इन्वेंट्री 5 रुपए की खरीदी, कुछ उधार पे खरीदी 25 रुपए की। अब देखो मैंने वही यूज़ किया, यानी चीज़ों का आना इधर भी डेबिट साइड पे होगा। फर्क क्या पड़ा, जब चीज़ें पहले खरीदते थे तो एंट्री करते थे परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, ये क्रेडिटर क्रेडिट, आज एंट्री कर रहे हैं इन्वेंट्री डेबिट कैश। लेकिन इजाफी काम क्या होता है परपेचुअल सिस्टम में, जब सेल किया जाता है गुड्स को, तो सिर्फ डेटर डेबिट सेल क्रेडिट की एंट्री नहीं होती, क्योंकि इन्वेंट्री का लेजर बन रहा है तो इन्वेंट्री का जाना भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जैसे ही कोई हम सेल करते हैं तो उसकी एंट्री करते हैं डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और साथ ही दूसरी एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तो मिसाल के तौर पे मैंने चीजें बेची हैं, उनकी कॉस्ट थी, सेल थी, लेट से डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। मैंने कहा जी डेटर डेबिट, डेटर भाई नाम भाई कह रहे हैं ट्रेड डेट्स लिखा करें आप। ठीक है, ट्रेड डेट्स डेटर ही लिखूंगा मैं तो समझाने के लिए, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। मैंने जी 50 रुपए की चीजें बेची हैं। अच्छा, ये खरीदी कितने की थी, यानी कि कॉस्ट कितनी थी, ये जी तकरीबन कोई 40 रुपए की इनकी, 40 रुपए नहीं, ये जनाब तकरीबन कोई 25 रुपए 30 रुपए की ये चीज़ें थी। ठीक है, ज़्यादा ही हो रहा है, थोड़ी सेल कम कर लेते हैं। 15 रुपए की चीज़ें बेची, इनकी कॉस्ट 12 थी, साथ ही एंट्री की कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, तो 12 रुपए की कॉस्ट ऑफ सेल। अब ये जैसे ही एंट्री हुई, ये देखो 12 और 12, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल, यहाँ पे इन्वेंट्री। एक और सेल हुई, लेट से आपने एक और सेल कर दी, तकरीबन कोई 20 रुपए की और सेल की, और उसकी कॉस्ट ऑफ सेल, लेट से वो चीज़ें आपने खरीदी थी, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल थी लेट से 15 रुपए, तो उसकी एंट्री आपने की कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। अब क्लोजिंग क्या आ रहा है 10, ये इन्वेंट्री का लेजर है जो ये बता रहा है इतनी इन्वेंट्री पड़ी होनी चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि क्रेडिट साइड पे जाना भी रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, जाके गिनती करोगे तो इतनी नहीं है, तो पता लग जाएगा कि चोरी हो गया कुछ। जबकि पीरियोडिक सिस्टम में चोरी का पता नहीं लगता, छोटी मोटी चोरी का, बस जो स्टॉक पड़ा है वही है हमारा, ऑटोमेटिकली सारा कुछ कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज हो जाता है। बात समझ आई? अच्छा, अब अगली बात, इसी सिस्टम की खसूसियत ये है कि इसमें कॉस्ट ऑफ सेल खुद ब खुद निकल आता है, ये आपको निकालना नहीं पड़ता। ये कितना बन गया, ये कॉस्ट ऑफ सेल आप कैसे निकाला करते थे पहले, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, जो डबल एंट्री करके क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। इस सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल बना बनाया आपके पास तैयार होता है, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग नहीं करना पड़ता। ठीक है,
ये कहलाता है परपेचुअल सिस्टम। ठीक है, ये क्या कहलाता है जी? तो अगर परपेचुअल सिस्टम कभी कह दे आपको सवाल में, तो उसका फर्क आपके लिए सिर्फ इतना सा, दो चीजें याद रखनी है। एक, परचेज के वक्त इन्वेंट्री को डेबिट करोगे, ना के परचेजेस को। परचेज का लेजर नहीं बनता। और सेल के वक्त दो एंट्रीज करोगे, एक तो सेल बुक करोगे, दूसरा चीजों का जाना इन्वेंट्री अकाउंट में से क्रेडिट होगा और कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट करोगे। इसके अलावा तीसरी बात आपको वैसे है ही क्यों नहीं, लेकिन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब लॉजिक समझ आई, दोनों सिस्टम का फर्क समझ आया। ये बचपन में सीख के आना था तुमने इन्वेंट्रीज में। इसकी किताब में तो आपको उसने नाम ही नहीं लिया पीरियोडिक परपेचुअल का, F3 के अंदर लिया था। बोलो, तो वहां पे पढ़ के आना था ना। ये भी तुम लोग मुझसे पढ़ो और फिर कहोगे यार 60 दिन में तुमने 60 लेक्चर पूरा भी करना है 50 लेक्चर में। तो अब आओ वापस। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वाली एंट्रीज करनी है, तो मतलब इन्वेंट्री अकाउंट बनेगा और सेल के वक्त सेल के वक्त दो एंट्रीज करोगे। ठीक है ना? बस ये दो बातें, दो एहतियातें आपने याद रखनी है। ठीक है, परचेजेस का अकाउंट नहीं बनेगा, बल्कि किसका अकाउंट बनेगा? इन्वेंट्री का। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा जब सेल करोगे तो दो एंट्रीज करोगे, एक सेल को बुक करने की और दूसरा कॉस्ट ऑफ सेल को बुक करने की। बस ठीक हो गया, गॉट इट? सही है, ये कभी भूलोगे तो नहीं। अब इसकी पिक्चर लेनी है तो ले लो। वैसे गपशप ही बात हुई है, लेकिन हो तो गई, अब क्या करें। इसको कहाँ रखूँ, ये पता नहीं अजीब सी जगह पे बीच में आ गया। नजर आ रहा है यहाँ पे? चलो गुजारा करो फिर। इधर मैंने समझाया कि देखो, कैश और पीपीई की तरह से इन्वेंट्री का लेजर होगा तो वो बताएगा कितना स्टॉक पड़ा होना चाहिए। परचेज का लेजर नहीं बताता। तो पीरियोडिक सिस्टम परचेज का लेजर बनेगा, सारा साल परचेज रिकॉर्ड करेंगे और पीरियड के एंड पे जाके सेल करते हुए कोई नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो आप दुकानदार के पास जाओ ना, अपने गली मोहल्ले कोने पे दुकानदार है, ठीक है, उधर से गाहक आ रहा है, वो किसी को आटा पकड़ा है, चीनी पकड़ा रहा है, शैम्पू पकड़ा रहा है, साबुन पकड़ा रहा है, टूथपेस्ट पकड़ा रहा है, टूथब्रश पकड़ा रहा है। उससे पूछो आप, भाई कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है तुम्हारे पास साबुन का? भाई शाम को आ जाना, गिनती कर लेंगे। यार मुझे नहीं पता, मैं लाया था मंडी से, पूरी मंडी से सामान ला के भर लिया था। सुबह से शाम तक लोग आते रहते हैं, कभी कुछ स्टॉक पता करना हो तो मैं फिर जब दुकान बंद करता हूँ तो गिनती कर लेता हूँ कितना बचा हुआ। अगर बीच में कोई चूना भी लगा दे थोड़ा बहुत तो उस बेचारे को क्या पता कि बिका है या। ठीक है, खैर बहरहाल सेल के वक्त इन्वेंट्री का जाना रिकॉर्ड नहीं हो, फिर ट्रेस करेंगे तो पता तो लग ही जाता है। एनीवेज, इन्वेंट्री का लेजर और परपेचुअल सिस्टम कौन सा है? जरा बड़े स्टोर पे चले जाएं, वहां पर उन्होंने एक स्कैनर रखा होता है। जब चीजें आप काउंटर पे आती हैं तो यूं करके आप वो आगे से घुमाते हैं तो टीट 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 हो रहा होता है। वो टीट क्या होता है? वो इन्वेंट्री का जाना रिकॉर्ड हो रहा होता है। परपेचुअल सिस्टम चल रहा होता है, वो किसी वक्त बता सकते हैं सिस्टम में देख के इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए। अब वो नहीं पड़ा तो फिर गड़बड़ है, वो गिनती कर लेंगे, गिनती फिर भी करते हैं हम। लेकिन इधर इधर बस गिनती वाला ही स्टॉक हमारा स्टॉक है, कितना होना चाहिए ये नहीं पता। बात समझ आई? तो पीरियोडिक सिस्टम परचेज का लेजर बनेगा और फिजिकल स्टॉक काउंट से क्लोजिंग स्टॉक का पता लगेगा, क्वांटिटी, फिर उससे FIFO FO करके कॉस्ट। परपेचुअल में इन्वेंट्री का लेजर बनेगा, तो ये आपको साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेल भी देगा। ये दोनों में फर्क है। ठीक है, सही है, चल। लेकिन आपको सवालों के अंदर यही आता है फाइनल अकाउंट के सवालों में, क्योंकि आपसे वो एडजस्टमेंट करवाना चाह रहा होता है। ऐसे रेडी स्टडी एप्पल गो चीज़ें नहीं देता आपको, बल्कि ओपनिंग और परचेज ट्रायल में से उठवाता है और क्लोजिंग आपको नॉर्मली ऐसा होता है। बाकी कभी ऐसा हो जाए, इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट में जाके मैं आपको दोबारा पीरियोडिक परपेचुअल को एक नज़र दिखाऊंगा, फिर उससे बताऊंगा ऐसे लेजर बने, ऐसे ट्रायल बना, और ये ट्रायल आपके सामने, अगर ये ट्रायल आपके सामने होगा तो इन्वेंट्री ओपनिंग है, और अगर ये ट्रायल आपके सामने है तो इन्वेंट्री क्लोजिंग है। फर्क बताऊंगा आपको। लेकिन अभी बात और तरफ निकल जाएगी, अभी मजबूरी कोई नहीं, अभी जाने दो। पहले भी तुमने मुझे छेड़ दिया, अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, ये परपेचुअल सिस्टम में एंट्रीज करनी है तो क्या मतलब है। ठीक है, चलो अब काशिफ ऑपरेट्स अ गोट ब्रीडिंग फार्म। KL sells goats to local meat business and goat milk to cosmetic companies। ठीक है, बकरियों को भी बेचते हैं, गोश्त के भाव बकरों को बेचते होंगे, ठीक है, और बकरियों का दूध जो है वो कॉस्मेटिक कंपनीज को भी बेच रहे हैं। दे ऑल्सो यूज गोट मिल्क फॉर मेकिंग प्रीमियम चीज फॉर सेल। कुछ तो दूध ही बेच देते हैं ये इनको कॉस्मेटिक कंपनीज को, और कुछ जो है ये दूध जो बच जाता है बिकने से उसको फिर अपने पास ही रख के उससे पनीर बनाते हैं। ठीक है, पठानों में बड़ा पनीर मशहूर है, खासकर चित्राल में हम गए थे, पठानों से भी आगे चले गए थे जब, वो चित्राल के अंदर तो बड़ा स्पेशल किस्म का पनीर बनता है जी। तो पनीर बनाना इनका एक काम ये भी है। ठीक है, अच्छा
अब इस सवाल के अंदर बकरियां खरीदने बेचने उनके गेन की बात ही नहीं कर रहा, उसकी डेटा ही नहीं दिया उसने, अगली बात जो शुरू कर दी है सिर्फ, क्योंकि बकरियों वगैरह को तो ऊपर सीख लिया था ना, इस सवाल में सिर्फ आपको वो जो प्रोडक्ट आनी है उसकी एंट्री, उसको इन्वेंट्री में ले जाना, उससे कोई चीज़ बना के बेचना, ये साइकिल ज़रा सिखाना था इस सवाल के अंदर। ठीक है, अब कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून Y2 KL got 980 liters of milk which had fair value less cost to sell of 170 रुपए पर लीटर on the day goats were milk। जैसे ही दूध निकाला गया उस वक्त 170 रुपए क्या है इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब ये क्या है, ये मिल्क क्या है, ये मिल्क क्या है, ये इस वक्त जब तक ये हमने इसको जब तक इसको हमने मिल्क नहीं किया था इनको, तब तक ये क्या था, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ये तो बायोलॉजिकल एसिड ही था, एक तरह से बकरी का हिस्सा ही था। ठीक है, जिस वक्त हमने इसको मिल्क किया तो उस वक्त ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनी है। एट पॉइंट ऑफ मिल्किंग, एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्टिंग, इसके ऊपर IS 41 एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, जो इसको क्या कहता है, रिकॉर्ड करो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे हुआ अप्लाई। अब जैसे ही ये बाल्टी में पहुंच गया, अब बाल्टी हमारा मुलाजिम उठा के ला रहा था, हमने कहा हाँ ये क्या है, दूध, चलो फ्रिज में रख दो, अब ये इन्वेंट्री बन गया। सिर्फ पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पे IS 41 अप्लाई होकर उसने बताया कि इसको रिकॉर्ड इनिशियल मेजरमेंट इसकी किस पे करो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। अब उसकी एंट्री आपने कर ली, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट PNL क्रेडिट, और जैसे ही वो बाल्टी में अब दूध पहुंचा है, अब वो आपकी इन्वेंट्री बन गई है। अब वो इन्वेंट्री जैसे इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे करता था ना, कॉस्ट पे लेकर आओ, तो ये इनिशियल मेजरमेंट वाली वैल्यू इन्वेंट्री को मिल गई। अब ईयर एंड के ऊपर, अब दूध जरा ऐसी चीज है कि कई महीने पड़ा नहीं रहता, बहरहाल 1-2 दिन का तो पड़ा हो सकता है ना हमारे चिलर के अंदर। ठीक है, तो ये रेंड आ गया, तो ये रेंड के ऊपर अगर आपके पास दूध पड़ा हुआ है आपके जो वो फ्रीजर के अंदर, चिलर के अंदर, तो वो इन्वेंट्री ऑफ मिल्क है, वो IS 41 का बायोलॉजिकल एसिड नहीं है। ये ज्यादा अच्छा समझ आता है तब जब मैं आपको मिसाल दूं इस बात की कि आपका एक सेब का बाग है मर्दान में। ठीक है, अगर ये रेंड आ गया और आपके सेब अभी तक दरख्त के ऊपर लगे हुए हैं, तो वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अभी नहीं बने, बल्कि वो बायोलॉजिकल एसिड हैं ऊपर खड़े हुए, उनकी वहीं पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल लगवाओगे आप ठेकेदार को बुलवा के। लेकिन जैसे ही आप उनको प्लग करोगे एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, IS 41 उन पे लग के कहेगा इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे मेजर करो, और टोकरी में आते ही वो क्या बन जाएंगे, इन्वेंट्री। अब अगर ये रेंट पे आपके पास सेब की पेटियां पड़ी हुई हैं, तो उस पर IS 2 लगेगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ये बात समझ आई। अब द 900 मिल्क, अब 980 लीटर मिल्क आया था, 900 लीटर ऑफ मिल्क वॉज सोल्ड टू कॉस्मेटिक कंपनीज फॉर 1,60,000। अच्छा वैसे बाई द वे यहाँ पे ना एक और थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाना, वरना अल्लाह करे 170 रुपए के हिसाब से ही बेचा हो उनको, 1,60,000 को डिवाइड करो जरा 900 से। बाई द वे वैसे उन्होंने कह दिया 1,60,000 का हमने ये मिल्क बेच दिया इनको, 1,60,000 बटा 900 कितने रुपए का 1 लीटर बेचा है। ओए फेयर वैल्यू तो 170 थी, तो क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। क्या मतलब, कॉस्मेटिक कंपनी को मिल्क हर जगह से इकट्ठा 900 लीटर मिलना है, तो हमने बेचा, हमारी मर्जी, हमने कहा भाई 900 लीटर मिल्क पड़ा है मार्केट में, बकरी के 1 किलो लेस कॉस्ट सेल, फेयर लेस कॉस्ट उसका 170 का है। ठीक है, लेकिन हम तो 178 का देंगे, चाहिए तो आ जाओ। अब वो कॉस्मेटिक कंपनी को भी पता है, लूर फिर के पूरा महीना भी 900 लीटर इकट्ठा नहीं होना, किसी के पास 1 बकरी आधा किलो वहाँ से मिलना है, 1 किलो वहाँ से मिलना है, चलो अच्छा यार कितना टेंशन से ही बचेंगे, खर्चा उल्टा ज़्यादा हो जाना है, तो 178 का हम बेच सकते हैं। मैंने कहा है ना बात से उसी कहो सर 170 था, 178 का बेच दिया, वी कैन सेल, हमने जितनी फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल इतनी थी, हमने कर लिया होगा, थोड़ा सा बार्गेनिंग हमारी मजबूत होगी पावर से। ठीक है, इससे परेशान हो। बहरहाल 900 लीटर हमने बेच दिया, जो बाकी 80 लीटर है उसको हमने कन्वर्ट करना है चीज में। ठीक है जी, और जिसको बाद में बेचेंगे 24,000 का। KL had to incur cost of 5,000 टू कन्वर्ट द मिल्क इनटू चीज। ये क्या होगा, 5,000 कौन सा खर्चा होगा भाई? देखो चीज बनाने के लिए आपको मिसाल के तौर पे लेमन चाहिए, ठीक है, सिरका लेमन ऐसी होता है ना कुछ, ठीक है, उसके बाद
आपको कुछ लेबर लगेगी, कोई बंदा जो आपने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मिला जुला कर ये खर्चे होने हैं। तो ये क्या है, ये आपको चीज़ बनाने की कॉस्ट पड़ रही है। तो चीज़ बनाने की कॉस्ट 3 चीज़ें, मैं मिसाल के तौर पे 3 कह रहा हूँ, ठीक है। 3 चीज़ें होंगी। एक तो वो मिल्क जो हमारे पास पड़ा हुआ है, तो वो चीज़ की कॉस्ट का हिस्सा। कोई भी चीज़ आप खुद बनाएं, ये मार्कर आप खुद बनाएं, तो इसकी कॉस्ट में क्या होगा, मटीरियल, जो लेबर या ओवरहेड्स लगे। ऐसे ही चीज़ बनाने की 3 कॉस्ट है, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड। मटीरियल क्या होना है चीज़ के लिए, मटीरियल क्या है, मिल्क है, और नींबू शींबू या कोई सिरका सिरका डालना है आपने, कोई नमक डालना है आपने, कुछ चीज़ें इस तरह की हैं, ठीक है। तो वो क्या है, ये भी इसका मटीरियल है। फिर जिस बंदे ने बनाना है उसने उस बनाने के पैसे लेने हैं, लेबर है। फिर जिस आग पे जलाना है उस पर गैस पे खर्चा होना है, तो वो ओवरहेड्स हैं। तो चीज़ बनाने की 3 कॉस्ट है, फिर बेच लेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं काम जी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में पहली एंट्री, तो किस दिन मिल्क बताया नहीं उन्होंने, बस कह दिया ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, पूरे साल में 980 लीटर। तो इकट्ठी एंट्री कर लेते हैं, फिर क्या ख्याल है, ठीक है। अभी चीज़ बनाते हैं, पहले दूध के रिकॉर्ड लिए हैं जी। पहले तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की एंट्री करें। एग्रीकल्चरल, एग्री प्रोड्यूस लिख दूं मैं, एग्री प्रोड्यूस, एग्री प्रोड्यूस यानी कि मिल्क डेबिट और पीएनएल क्रेडिट। ऐसे ही है ना, बैलेंसिंग फिगर इधर फेंक देते होते हैं। अब इसको किस पे लेना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पे हिट करता है IS 41 और कहता है इसको रिकॉर्ड करो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है, 170 रुपये पर लीटर। टोटल 980 लीटर आए हैं, तो 980 लीटर है इंटू रुपीज 170 पर लीटर है। आंसर इज पूरे का, तो ऊपर जगह को नहीं है। ये कहाँ चला गया जी हमारे पास, ये 16660। लो जी, ये जनाब पहली एंट्री हो गई। ये क्या है, एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इनिशियली मैयर कर दिया एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। लेकिन ये एक एडिशनल एंट्री, मैं 2 एंट्रीज करवाता हूँ जानबूझ के, इसीलिए ताकि मैं ही अप्लाई करवाऊँ IS 41। IS 41 अप्लाई किया हमने मिल्क के ऊपर, ठीक है, लेकिन कब अप्लाई हुआ है, ओनली एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, ठीक है। अच्छा, अगली चीज फौरन क्या कर लिया हमने कहा जी अब ये फ्रिज में रख दो। तो इन्वेंट्री ऑफ मिल्क ये डेबिट हो गई, और अब क्या फिर पीएनएल क्रेडिट कर दूं, नहीं, अब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस 1 मिनट के लिए बस मैंने यहाँ पर लाई थी ताकि ये आपको नजर आ जाए और ये पीएनएल वाला गेन बुक हो जाए। तो चलो जी, 16600 16660, ठीक है जी। लो जी, अब हमने फोन किया कंपनी वालों को, भाई आ जाओ, अगर दूध लेके जाना है तो आ जाओ, मौजूद है दूध, मौजूद, सुभान अल्लाह, दूध मौजूद, याजूज माजूज नहीं कह रहा। अच्छा, अब जी, तो अब वो कंपनी वाले आए, उन्होंने कहा ठीक है जी मिल्क दे दीजिए। अब तो हमने उनको 1,60,000 रुपए का मिल्क बेच दिया, 900 लीटर। तो सेल की एंट्री क्या बनी, बोलो। कैश कर दूं, कैश, कैश भी हो सकता है, डेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक, कैश ही कर देता हूँ। ओके, तो कैश कितना आया जी, 1,60,000 रुपया कैश आ गया। ये कैश डेबिट, सेल्स, मिल्क की सेल्स क्रेडिट। लेकिन चूंकि परपेचुअल सिस्टम है तो दूसरी एंट्री भी करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री को जाने की एंट्री भी करो, इन्वेंट्री के जाने की एंट्री भी करो। वो एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री ऑफ मिल्क क्रेडिट। अब कितना मिल्क बेचा है उनको, 900 लीटर। इनकी कॉस्ट कितनी थी बेटा, वो 170 के हिसाब से रिकॉर्ड किया था ना। देखो कॉस्ट ऑफ सेल तो यही होगी ना, जो इन्वेंट्री में पड़ा होगा वही निकालोगे, ठीक है। कितना, तो 1, तो कोई बात नहीं जी, 7,000 का मजीद गेन आ जाएगा आपका। अब ये सेल और कॉस्ट ऑफ सेल नेट होगा, पीएनएल में ये भी गेन आ गया, कोई मसला। मैंने आपको बताया ना, इतना मिल्क उस कंपनी को कहीं से नहीं मिलना, इसलिए हमने उनको थोड़ा सा महंगा बेच दिया, सो व्हाट, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, इसके बाद
हमारे पास इन्वेंट्री में अभी भी कुछ मिल्क बाकी है, 80 लीटर, ठीक है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको हमने बेचना है चीज़ बना के, लेकिन पहले चीज़ बनाओ तो सही। अब चीज़ बनाने के लिए इन्वेंट्री ऑफ चीज़ तैयार हो जाएगी, यानी कि चीज़ तैयार हो जाएगी। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको? सबसे पहले जो बाकी का मिल्क पड़ा है फ्रिज से निकाल के उसको उंडेल दो कढ़ाई में। तो इन्वेंट्री ऑफ मिल्क क्रेडिट हो गई। कितना पड़ा हुआ है वापस अब जो रह गया? 80 लीटर पड़ा है, बोलो 80 लीटर इंटू ये निकाल के आपने, ये बेसिकली क्या किया, ये एक कढ़ाई, ये बेसिकली क्या है, ये एक कढ़ाई है, ठीक है। ये इन्वेंट्री चीज़, ये असल में कढ़ाई के अंदर कढ़ाई के अंदर पता नहीं बनती, कढ़ाई के अंदर आपने क्या करना है, ये चीज़ तैयार करनी है। तो सबसे पहले आपने फ्रिज का दरवाज़ा खोला, दूध निकाला, तो दूध निकाल के जैसे ही आपने इधर फेंका तो ये इन्वेंट्री ऑफ मिल्क खत्म होगी। कितने? 13,000। अब ये आपने नहीं किया था, आपने जो बंदा रखा हुआ था उसने ये सारा काम किया। वो दूध उठा के लाया, 80 लीटर दूध भी उठा के लाया, उसको फिर उसने जो है वो कढ़ाई को ऊपर चढ़ाया, उसके बाद ये सारा प्रोसेस किया, उसको भी आपने पैसे दिए। फिर उसने वो सिरका जो डाला, नमक शमक डाला, उसका भी खर्चा मटीरियल के ऊपर। फिर जो आग जली, वो सारे खर्चे जो हैं वो भी तो आपकी जेब से गए। यानी कि कैश क्या आउटफ्लो हो रहा है, लेबर या ओवरहेड्स जो आपके लगे, जेब से निकले, गैस भरवा के लाए, पैसे लगे, लेबर ने काम किया, उसको तनख्वाह दी। तो ये कितना है, ये उन्होंने सवाल में बता दिया था कि केएल हैड टू इनकर अ कॉस्ट ऑफ 5,000 टू कन्वर्ट द मिल्क इनटू चीज, ठीक है। तो 5,000 ये भी गया, तो आपकी जेब से ये सब चला गया। और एकदम से फिर यहाँ पे आपको क्या नजर आया, बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे कढ़ाई में क्या नजर आया, बोलो? हाँ, 18,000। गहरी करें, गिर ना जाए हमारी चीज। ले जी, गर्मा गर्म चीज तैयार, लेकिन खानी नहीं है, बेच दें। बेचें जी, बेचें। अब इसको कितने में बेचोगे? कैश डेबिट सेल्स। अब ये सेल्स किसकी हो रही है? अब ये सेल्स चीज की हो रही है। तो कितने की बेचोगे? 324,000 की। हाँ, पर लीटर को नहीं, चीज लीटर में होती है। हाँ साहब, ज्यादा तो पनीर तो हमें तुम्हारे यहाँ पसंद किया जाता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए, केजी होते हैं। छोड़ो बस इस बात को। टोटली उसने बता दिया 24,000 रुपए की बेच देंगे, जितनी बनी है ये चीज 24,000 की बेच देंगे। तो अब आया एजाज, आया, ये चीज ले गया और हमें 24,000 रुपए दे गया। तो ये जो चीज ले गया, इसका जाना रिकॉर्ड करना जरूरी है, सिर्फ सेल से काम नहीं चलेगा। दूसरी एंट्री क्या की आपने? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री ऑफ चीज। खत्म चीज भी है। अच्छा, चीज पड़ी रह सकती थी, लेकिन हाथों हाथ ही बिक गई हमारी चीज भी, ठीक है। वो पड़ी रह सकती थी, ये नहीं खराब होनी थी इतनी जल्दी, लेकिन बहरहाल, और अगर ये पड़ी होगी तो फिर बहरहाल क्या है, 18,600। अब अगर इनमें से किसी भी वक्त में, मिसाल के तौर पे, अगर ये रेंड हो जाता और ये चीज ना बिकी होती, तो इन्वेंट्री ऑफ चीज नजर आती है आपको, इन्वेंट्री ऑफ चीज नजर आती करंट एसेट्स में। ये रेंड हो जाता, मिल्क अभी ना बिका होता, तो इन्वेंट्री ऑफ मिल्क नजर आती बैलेंस शीट में। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कभी नहीं नजर आ सकती। दो चीजें नजर आएंगी आपको बैलेंस शीट में डे एंड पर, एक खुद बायोलॉजिकल एसिड, और अगर उसकी कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो गई है, वो हार्वेस्ट हो चुकी होती है, तो वो हार्वेस्टेड जो होती है वो तो IS2 बन जाती है, वो कभी भी नजर नहीं आ सकती, ठीक है। हाँ, उनका गेन लॉस P&L के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सही है, समझ आया? ये जनाब हमने अच्छा खासा कारोबार कर लिया थोड़ी देर में। बस अब आखिरी बात रह गई है जो यहाँ पे डिस्कस करनी है। इसमें जो रिलेट करना है उसने किया है, गवर्नमेंट ग्रांट को बीच में ऐड किया है। हुकूमत जो चाहती है कि हम